जब पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा स्पेस पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि वहां से भारत कैसा दिखता है। उनका जवाब आज भी हम सबके जहन में है, सारे जहां से अच्छा। बिल्कुल। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो इसी खूबसूरती के पीछे की भौगोलिक वजहों पर एक गहरी नजर डालते हैं। और ये एक बहुत दिलचस्प शुरुआती बिंदु है। राकेश शर्मा के शब्दों में जो भावना थी वो दरअसल भारत की जमीनी हकीकत से ही निकली है। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक भावना नहीं है, इसके पीछे ठोस वजह है। सही कहा। हमारे स्रोत एक बड़ा सवाल उठाते हैं, भारत का भूगोल इसके लिए वरदान है या एक चुनौती? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भारत के 5 मुख्य भौगोलिक हिस्सों की एक यात्रा पर चलेंगे। कहाँ? उत्तर के महान पर्वत, फिर गंगा के विशाल मैदान और रेगिस्तान, प्राचीन दक्षिणी पठार और आखिर में समुद्र तट और द्वीप। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत सबसे ऊंचे और शायद सबसे प्रभावशाली हिस्से से करते हैं, उत्तर में खड़ा हिमालय। हाँ, विशाल प्राकृतिक प्राचीर। इन स्रोतों में सबसे पहली चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा वो था हिमालय का बनना। मतलब ये कहानी तो किसी फिल्म की तरह लगती है ना? करोड़ों साल पहले भारत एक अलग ही महाद्वीप गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था, और वो धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसक रहा था। हाँ, और सोचिए, एक विशाल भूभाग आज के भारत के आकार का करोड़ों सालों तक सफर कर रहा है और फिर वो यूरेशियाई भूभाग से टकराता है। इन दस्तावेजों में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है, जैसे कालीन को धकेलने पर उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं। बिल्कुल, हिमालय वही सिलवटें हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये टक्कर ये आज भी जारी है। 1 मिनट, आज भी जारी है? मतलब हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है? बिल्कुल। भारत आज भी हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से एशिया में एक तरह से धंस रहा है। 5 सेंटीमीटर? हाँ, और इसका नतीजा ये है कि हिमालय की ऊंचाई हर साल औसतन 5 मिलीमीटर बढ़ रही है। सुनने में कम लगता है, पर भूवैज्ञानिक नजरिए से ये बहुत तेज है। वाह, तो ये सिर्फ पत्थर के पहाड़ नहीं बल्कि एक जीती जागती भौगोलिक घटना है। एकदम। और इसीलिए ये पूरा क्षेत्र भूकंप के लिहाज से इतना संवेदनशील है। ये पहाड़ आज भी जिंदा हैं। श्रोता इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं, है ना? हाँ। सबसे ऊपर और सबसे दुर्गम है हिमाद्री, यानी बर्फ का घर। यहीं पर आपको माउंट एवरेस्ट जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां मिलेंगी, जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। हमेशा। इसे तार करना लगभग नामुमकिन है। फिर इसके नीचे आती है मध्य श्रेणी, हिमाचल। ये वो हिमालय है जिसे हम ज्यादातर जानते हैं, शिमला, मसूरी, नैनीताल। सही, खूबसूरत हिल स्टेशंस। और सबसे नीचे मैदानों से लगती हुई घुमावदार पहाड़ियां हैं शिवालिक की, घने जंगलों वाला इलाका। और इन पहाड़ों का असर सिर्फ इनकी ऊंचाई तक ही नहीं है, इन्हें एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। बिल्कुल। ये सुनकर मुझे तुरंत उत्तराखंड का गौमुख याद आया, गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना, जहां से गंगा की एक मुख्य धारा भागीरथी नदी निकलती है। ये नदियां तो करोड़ों लोगों की जीवन रेखाएं हैं। सही कहा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब यहीं से निकलती हैं। लेकिन इन मुश्किल हालात ने सिर्फ नदियों को ही नहीं बल्कि इंसानी सोच को भी जन्म दिया है। जैसे पश्चिमी हिमालय में काठकूनी वास्तुकला इसका एक शानदार उदाहरण है। इसमें पत्थर और लकड़ी की परतें एक के ऊपर एक रखी जाती हैं। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा। ये देखने में तो सुंदर है ही, लेकिन इसका डिजाइन बहुत वैज्ञानिक है ना? लकड़ी और पत्थर का ये तालमेल घर को गर्म रखता है और सबसे बड़ी बात, भूकंप के झटकों को सोख लेता है। ये घर कांपते हैं पर गिरते नहीं। बिल्कुल। और ये उस बड़ी थीम को दिखाता है जो इन स्रोतों में बार बार आती है, कैसे मुश्किल भूगोल इंसानों को अनोखे और टिकाऊ समाधान खोजने पर मजबूर करता है। तो हिमालय एक दीवार भी है, एक वाटर टावर भी और प्रेरणा का स्रोत भी। अब इन पहाड़ों से उतरकर उस इलाके में चलते हैं जिसे इन्हीं नदियों ने बनाया है, विशाल गंगा के मैदान। हाँ, उपजाऊ मैदान। इन रिपोर्ट्स में एक सैटेलाइट तस्वीर का जिक्र है जिसमें रात के समय भारत के इस हिस्से में रोशनी का एक जाल सा बिछा दिखता है। और उस रोशनी के जाल की वजह है यहाँ की जमीन। इसका मुख्य कारण है वो उपजाऊ मिट्टी जिसे नदियां पहाड़ों से अपने साथ बहाकर लाती हैं। जलोढ़ मिट्टी। हाँ, आप इसे एक तरह का प्राकृतिक सुपरफूड समझ सकते हैं जमीन के लिए। इसमें वो सारे खनिज होते हैं जो फसलों को चाहिए। इसीलिए ये इलाका भारत का अन्न का कटोरा भी कहलाता है। और इसी वजह से यहाँ इतनी घनी आबादी है। और क्योंकि ये जमीन सपाट है, यहाँ सड़कें और रेलवे लाइन बिछाना आसान था, जिससे व्यापार और संस्कृति का विकास हुआ। तो ये वो जगह है जहाँ पानी और संसाधनों की भरमार है,
लेकिन स्रोत हमें एक बिल्कुल उल्टे लैंडस्केप की तरफ भी ले जाते हैं। पश्चिम की ओर चलते ही हम थार मरुस्थल में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल अलग दुनिया। दूर दूर तक फैले सुनहरी रेत के टीले जो हवा के साथ अपनी शक्ल बदलते रहते हैं। कुछ टीले तो 150 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। और यहाँ फिर से वही थीम सामने आती है, मुश्किल भूगोल और इंसानी जुगाड़। पानी की एक एक बूंद कीमती है। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया? जल संरक्षण के पारंपरिक तरीके विकसित हुए, जैसे टांका या कुंड। ये जमीन के नीचे बने बड़े बड़े टैंक होते हैं जिनमें बारिश के पानी को सहेज कर रखा जाता है, ताकि वो भाप बनकर उड़ ना जाए। कमाल है। एक अद्भुत इंजीनियरिंग है जो पीढ़ियों के अनुभव से आई है। और जब हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो हमारे मन में एक गर्म रेत ही आती है, लेकिन इन दस्तावेजों ने मुझे याद दिलाया कि भारत में एक और रेगिस्तान भी है, जो इसका ठीक उल्टा है। लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान। हाँ, एक ऐसी जगह जहां सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ बारिश ना के बराबर होती है क्योंकि ये हिमालय के रेन शैडो इलाके में पड़ता है। रेन शैडो मतलब मानसून की हवाएं पहाड़ों के कारण यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती। इसकी ऊबड़-खाबड़ बंजर जमीन को चंद्रभूमि या मूनलैंड भी कहते हैं। तो राकेश शर्मा को भारत का चांद जमीन पर ही दिख गया होगा। वाकई एक ही देश में इतनी विविधता। बिल्कुल। अच्छा, थार मरुस्थल के पूर्व में एक पहाड़ी श्रृंखला है जो इस रेगिस्तान को और फैलने से रोकती है, अरावली। स्रोत बताते हैं कि ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। पुरानी ही नहीं, बेहद महत्वपूर्ण भी। ये लगभग 2.5 अरब साल पुरानी है, मतलब हिमालय से भी बहुत बहुत ज्यादा पुरानी। 2.5 अरब साल? हाँ, ये एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है जो रेगिस्तान की रेत को उपजाऊ मैदानों की तरफ आने से रोकती है। और ये खनिजों का खजाना भी है। क्या क्या मिलता है यहाँ? संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता, तांबा, सब कुछ। और कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जैसे महान किले भी इन्हीं पहाड़ियों पर बने। तो अब तक हमने उत्तर के नए और ऊंचे पहाड़ देखे और पश्चिम के पुराने और नीचे पहाड़। अब भारत के दक्षिणी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। प्रायद्वीप यानी वो जमीन जो 3 तरफ से पानी से घिरी हो। हाँ। और ये पठार भारत का सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है। ये 2 घाटियों से घिरा है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट, जिन्हें सह्याद्री भी कहते हैं, वो ज्यादा ऊंचे हैं और एक लगातार चलने वाली श्रृंखलाएं। ये मानसून की हवाओं को रोकते हैं, जिससे पश्चिमी तट पर भारी बारिश होती है। और ये अपनी जैव विविधता के लिए भी मशहूर है ना? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। बिल्कुल। कर्नाटक का मशहूर जोग जलप्रपात जैसे कई झरने यही हैं। और पूर्वी घाट इनसे अलग है, वो कम ऊंचे हैं और टुकड़ों में बटे हुए हैं। हाँ, कई जगहों पर नदियों ने उन्हें काट कर अपना रास्ता बना लिया है। यहाँ एक और दिलचस्प बात जो मुझे स्रोतों में मिली वो ये कि इस पूरे पठार का ढलान पश्चिम से पूरब की ओर है। हाँ, ये छोटी सी बात लगती है पर इसका असर बहुत बड़ा है। कैसे? इसी ढलान की वजह से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी दक्षिण भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पूरे पठार को पार करके पूरब की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। बिल्कुल। इस एक भूवैज्ञानिक झुकाव ने हजारों सालों से दक्षिण भारत में खेती और बस्तियों का पैटर्न तय किया है। अब जब हम पूरब की ओर आ ही गए हैं तो भारत की 750 किलोमीटर लंबी तटरेखा की बात करते हैं। पूर्वी तट पर ये बड़ी नदियां उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। हाँ, और इन्हीं में से एक है सुंदरवन, जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है और रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी। और तटों से परे हैं हमारे द्वीप समूह। ये भी 2 बिल्कुल अलग तरह के हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अरब सागर में है लक्षद्वीप, जो 36 मूंगे यानी कोरल से बने द्वीपों का समूह है। ये एक तरह से समुद्री जीवों की बनाई हुई जमीन है। और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार, जो 500 से ज्यादा द्वीपों का समूह है। ये असल में समुद्र में डूबी हुई एक पर्वत श्रृंखला का ऊपरी हिस्सा है, ज्वालामुखी से बने हुए। हाँ, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप यहीं पर है। तो हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है पूर्वोत्तर भारत, एक ऐसा इलाका जो अपनी पहाड़ियों और घनी हरियाली के लिए जाना जाता है। यहाँ मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं, जो एक कीप की तरह बनी हुई हैं। स्रोत बताते हैं कि बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के बादल इन्हीं पहाड़ियों में फंस जाते हैं और इसीलिए यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और इसी बेहिसाब बारिश ने वहाँ के लोगों को कुछ अद्भुत बनाने के लिए प्रेरित किया है। लिविंग रूट ब्रिज,
हाँ, जीवित जड़ों से बने पुल। ये पुल सीमेंट और स्टील से नहीं बल्कि पेड़ों की जिंदा जड़ों को आपस में गूंथ कर बनाए जाते हैं। इन्हें बनने में सालों लगते हैं, लेकिन ये समय के साथ और भी मजबूत होते जाते हैं। ये बायो इंजीनियरिंग का एक ऐसा उदाहरण है जिसे देखकर आज के बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स भी हैरान रह जाते हैं। और यहीं पर मावलिन नोंग गांव है, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक समुदाय मिलकर अपने पर्यावरण को संवार सकता है। तो हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिणी पठार के घने जंगलों तक और रेगिस्तान के टीलों तक, जीवित जड़ों से बने पुलों तक, ये भारत की भौगोलिक विविधता की एक छोटी सी झलक थी। बिल्कुल। ये सारी भौगोलिक विशेषताएं सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं हैं। इन्होंने मिलकर यहाँ की संस्कृति, जीवन और अवसरों को एक अनूठा आकार दिया है। और ये सब जानने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर इस पहेली का एक भी टुकड़ा बदल दिया जाए तो क्या होगा। मतलब? मिसाल के लिए ये विचार करने योग्य है कि अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत का स्वरूप कैसा होता। सर्द हवाएं सीधे देश में आती, मॉनसून का पैटर्न बिल्कुल अलग होता, जीवन देने वाली नदियां शायद होती ही नहीं, और शायद भारत का इतिहास भी कुछ और होता। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये एहसास दिलाता है कि किसी भी देश की पहचान असल में उसकी जमीन पर ही लिखी होती है।